आज का जो टारगेट है इसमें हम कुछ तो एनएलएम के एक दो सवाल करेंगे और उसके बाद से फिर फ्रिक्शन जाएंगे। क्योंकि फ्रिक्शन और एनएलएम लिंक होता है तो एनएलएम के सवाल चलते रहेंगे फ्रिक्शन के साथ मिल के, कभी अकेले और इस तरीके से। ऐसा ना माने कि एनएलएम मेरे तरफ से समाप्त हो गया। टॉपिक कवर है लेकिन अभी इसमें बहुत बात होनी है जो फ्रिक्शन के साथ चलता रहेगा। आज का टारगेट है, अब देखो ये क्वेश्चन जो है तुम्हारे पास, इसको तुम कर चुके हो, लेकिन मैं तुमको आज सिखाऊंगा कि इसको तेजी से कैसे करते हैं। मतलब ठीक है, बेसिक स्टेप हमने देख लिए, बाद में ऐसे होगा वो होगा, बहुत सारी बात है। मैं तुमको यहाँ जो सिचुएशन दे रखा है, अब सवाल वही है, तुम देखते ही समझ गए होगे कि आपसे पूछा गया है कि आफ्टर कटिंग आपको बताना है कि क्या एक्सलेशन किस बॉडी का आएगा। तो मत करना है, तुमसे लंबे प्रोसेस से तो हो जाएगा, लेकिन जो मैं बताना चाहता हूँ उसको सुनो। देखो अल्टीमेटली इसमें हम करना क्या चाहते हैं, सबसे पहले जो मैं कर रहा हूँ थोड़ा इसको अपने आप को इससे रिलेट करना जो मैं कहने जा रहा हूँ। अभी इसको मैंने लटका के रखा है, अब जब मैंने इसको लटका के रखा है तो देखना ध्यान से, सुनते रहना, थोड़ा अलग लगेगा लेकिन एकदम फास्ट टेक्निक है। नीचे क्या लगना है इसमें, नीचे लगेगा यहाँ से 4G, यानी कि 40 न्यूटन इसका नीचे लगेगा। ठीक है, अब यही 40 न्यूटन यहाँ पे ऊपर लगेगा, सोच के देख, यही 40 न्यूटन ऊपर लगेगा, यही 40 न्यूटन इस स्प्रिंग में यहाँ पे लगेगा, और ये 2 kg है तो ये अपना 20 न्यूटन यहाँ लगाएगा। अब जरा देख, ये 40 और ये 20, मतलब लटका के रखना है तो यहाँ पे टेंशन कितना डेवलप होगा, तो T=60। ये काटने से पहले की सिचुएशन है, काटने से पहले की सिचुएशन है। अब जरा देखो अगली कहानी, अब तुमने इसको काट दिया होगा, अब तुम इसको काटोगे। अब देखो बताता हूँ अब क्या होगा मामला। अभी तुमने क्या किया, सपोज करो कि तुमने यहाँ से अब की बार इस रस्सी को ही काटा है, स्प्रिंग भी काटेंगे थोड़ी देर बाद। अभी तुमने यहाँ से रस्सी काटा है, रस्सी के काटते ही, सुनना, रस्सी के काटते ही जो यहाँ पहले कभी T60 हुआ करता था, ये T अचानक से 0 हो जाएगा, सोच। लेकिन स्प्रिंग फोर्स पे कोई चेंज नहीं होगा, स्प्रिंग फोर्स में नो चेंज। रस्सी के काटने से टेंशन अचानक से चेंज होता है, टेंशन की खासियत है, टेंशन अपनी वैल्यू को इंस्टेंट बदल सकता है, ये बात भी जरूरी है, समझो। टेंशन अपनी वैल्यू को इंस्टेंटली बदल सकता है, इंस्टेंटली बदल सकता है, यही टेंशन का कमाल है। टेंशन अपनी वैल्यू को इंस्टेंटेनियस बदल सकता है। अच्छा कर लिया इसने 0, कैसे किया 0 समझो। थोड़ी देर पहले 60 हुआ करता था, जब लटका के रखा था तो काटते ही इसने अपनी वैल्यू को अचानक से 0 कर लिया। परंतु बाकी पे कोई इफेक्ट नहीं आएगा, तुमको दिखाता हूँ, वापस समझो। ये देख, ये मैं 2 kg बनाऊंगा और ये नीचे में यहाँ पे 4 kg बनाऊंगा, 4 kg, और ये मेरा 2 kg। कहानी समझो, 2 kg के ऊपर टेंशन लग रहा था पहले, अब नहीं लगेगा, यानी कि टेंशन ऊपर 0 हो गया। नीचे इसके फोर्स, 2 kg वाला फोर्स 20 न्यूटन ही लगेगा ही लगेगा, और स्प्रिंग जो यहाँ फोर्स लगा रहा था कितना था वो 40, वो भी लगेगा ही लगेगा। समझना, डायरेक्शन देखो। और ये 4 kg है, ये 4 kg, ये 4 kg अपना अपना 40 नीचे लगाएगा, और देखना इसके यहाँ पे 40 लगेगा। ये उड़ रहा होगा, जिसको उड़ रहा है, जिसके दिमाग में चीजें समझ में नहीं आ रही, उसके लिए बेसिक तरीका बता चुका हूँ। ये प्रो वर्जन वाले बच्चों के लिए है, ये प्रो वर्जन वाले बच्चों के लिए है कि भाई अगर मुझे फटाक से करना हो तो कैसे करूंगा। अब देखो आराम से देखो, आराम से देखो, ये 40 जो मैंने नीचे दिखाया ना वाला, ये वाला, ये तो इसका mg है,
ये इसका mg है, ये 40 जो दिखाया है ना भाई, ये इसके स्प्रिंग फोर्स का कमाल है, ये 40 भी दूसरे एंड के स्प्रिंग फोर्स लगेंगे ना, दोनों एंड पे लगते हैं, ये इसके स्प्रिंग फोर्स का है, समझना। ये सब तो लगते ही रहेंगे, ये सब लगते ही रहेंगे। अगर ये समझ में आ गया, अगर ये समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए, ये समझ में आ गया तो वाई टाइप कीजिए। अरे नहीं भी समझ में आएगा तो 5 बार सुन लेना वीडियो, बाउंसर जा सकता है। तभी तो लास्ट में बता रहा हूँ भाई, शुरू में ही बता सकता था। बेसिक ये नहीं है, जमीनी मेथड नहीं है ये थोड़ा है कि माइंड जब आपका ब्रॉड हो तभी समझ में आ सकता है। अच्छा, अब जब ये मेथड समझ में आ रहा है, अब जरा इस बात को क्लिक करो कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब भाई तुमने इसको ऊपर से काट दिया है, ऊपर का टेंशन खत्म। अब डायरेक्ट एक्सलेशन, डायरेक्ट डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे जीरो होगा ये समझिए, डायरेक्ट एक्सेलरेशन कैसे जीरो होगा ये समझिए। देखिए अब मैं घेरता हूँ बारी बारी से, ये इसकी बात है, ये देख, ये इस वाले पोर्शन की सोचूंगा, और उसके बाद से जब मैं ये सोचूंगा तब मैं ऊपर वाले पोर्शन की सोचूंगा, ऊपर वाले पोर्शन की सोचूंगा। मजे से सोचो। अब देख, डायरेक्ट सोचते हैं बिना किसी बेसिक मेथड के। देखना इस वाले की कहानी देखो, इसमें भाई साहब मुझे एक्सेलरेशन चाहिए, नेट फोर्स देखो, एक 40 दूसरा 20, कितना हो गया भाई 60, मास कितना है 2, तो इसका एक्सेलरेशन कितना होगा 30 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर डायरेक्ट। अब इसका ऊपर भी 40 नीचे भी 40, तो एक्सेलरेशन इसका कितना होगा 0। ऐसे सोचना है, तेज सोच देंगे झट से, दोबारा देखिएगा बात समझ में आएगी, दोबारा देखिएगा बात समझ में आएगी। बच्चों वाली टेक्निक नहीं है ये अच्छी टेक्निक है, बड़े लोगों की टेक्निक। अब आइए अच्छा समझाता हूँ। अब एक दो सवाल ऐसे ही, अब देखो क्या करने जा रहा हूँ मैं, अब देखो क्या करने जा रहा हूँ। इस वाले क्वेश्चन में अगर बॉडी को ऐसे लटका के छोड़ दिया और माना अब हम इसकी कटिंग करने जा रहे हैं, तो अभी जब लटका के छोड़ा तो क्या कंडीशन होगी बता लटका के छोड़ा तो बताओ क्या कंडीशन होगी। अपने कॉपी में डायग्राम बना लो, अपने कॉपी में डायग्राम बना लो। ड्रॉ डायग्राम इन योर कॉपी, ड्रॉ डायग्राम इन योर कॉपी। और अभी जैसे मैंने फोर्स लिखा है ना, अभी का सिचुएशन तुम बताओ कि हाँ अभी मैं फोटो इसका ऐसे बनाऊंगा। अब देख मैच करो, मैच करो आराम से। देखो ये 4 kg है, नीचे लगेगा 40 न्यूटन, ये 40 सुनना, ये 40 यहाँ से जाएगा, ये रस्सी से लटका हुआ है। अच्छा ठीक है, माना कोई प्रॉब्लम नहीं है, यहाँ से लटका है। अब देखना ये 40 है, तो भाई यहाँ भी 40, तो भाई यही 40 इसके दूर में यहाँ पे लगेगा, और यहाँ पे ये लटका हुआ है किससे 20 से। अब देखना, अब देखो ध्यान से भाई, भाई ये 40 और ये 20, तो इसके हिस्से में क्या जाएगा 60, ये 60 है तो इससे दूर ये जाएगा 60, और ये 1 kg है तो ये जाएगा 10, तो इसके हिस्से कितना जाएगा 70। ये मिला लो मन ही मन। देखो मैंने सही किया, नीचे 40 के आ जाने से ऊपर 40। अब ये 40 का डायरेक्शन देख लो, 40 20 60 जो ऊपर लगा यहाँ पे, और ऊपर जाएगा 70। ये तो शुरुआत की कंडीशन है, शुरुआत की कंडीशन है। ये मैच कर गया, अब आ गया। अब मानो कि तुमने क्या किया, अब तुमने इस बार थोड़ा अलग काम कर दिया, ये काट दिया, स्प्रिंग को काट दिया। स्प्रिंग काटने का क्या इफेक्ट होता है इसको थोड़ा ऐसे समझाता हूँ। मान लो पहले कोई ऐसी दीवार रही थी होगी, और इस दीवार से तुमने किसी स्प्रिंग को बांध के खींचा हुआ होगा, स्प्रिंग को तुमने खींच के रखा है, ये खींचा हुआ है, और एक तरफ से ब्लॉक भी है और इसको तुमने खींच के रखा हुआ है, टाइट है स्प्रिंग, स्प्रिंग स्ट्रेच्ड है।
तुमने ऐसे रखा हुआ है। अब तुम क्या करते हो, झट से इसको यहां से काट देते हो। जैसे ही तुम यहां से इसको काटोगे, अब स्प्रिंग की कहानी ऐसी हो जाएगी। जैसी स्प्रिंग की कहानी ऐसी होगी, मतलब हुआ क्या कि ये जो है ये यहाँ पे एक फ्री एंड डेवलप हो जाता है। फ्री एंड, अच्छा इस एंड पे कोई मास नहीं है, फ्री एंड विदाउट मास, नो मास। अब फ्री एंड है, मास नहीं है, इसका मतलब अब क्या होगा, अब स्प्रिंग अपने नेचुरल लेंथ पे इंस्टेंटली आ जाएगी, ये समझ लेना। तो स्प्रिंग, ऐसा अच्छा लिख देता हूं, स्प्रिंग विल कम बैक टू इट्स नेचुरल लेंथ इंस्टेंटली। इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये होगा कि स्प्रिंग फोर्स अचानक से जीरो। इससे फायदा ये होगा कि जो तुम्हारा एफ स्प्रिंग लग रहा था, एफ स्प्रिंग हो जाएगा जीरो, वो भी बहुत फास्ट, अचानक। अचानक ही एफ स्प्रिंग जीरो हो जाएगा। बात समझो, क्या था, पहले स्प्रिंग को हमने खींच के रखा था, उसको हमने काट दिया, काटते ही फ्री एंड डेवलप हुआ। स्प्रिंग में कोई मास है नहीं, जब मास नहीं है तो वो तुरंत अचानक से अपने नेचुरल लेंथ पे वापस आ जाएगा, यानी कि स्प्रिंग फोर्स अचानक से जीरो हो जाएगा। शॉर्ट में बात यह है, स्प्रिंग के काटते ही स्प्रिंग फोर्स अचानक से जीरो हो जाता है, लेकिन जब रस्सी काटते हैं तो स्प्रिंग फोर्स पे तुरंत इंस्टेंटेनियस कोई इफेक्ट नहीं आता। इस बात को समझने की जरूरत है, इस बात को समझने की जरूरत है। ठीक है, अब इसका यूज क्या कर सकते हैं समझो, अगली सिचुएशन में इसको कैसे समझ सकते हो। तुमने काट दिया है इसको, तुमने स्प्रिंग को काटा है, जैसे स्प्रिंग को काटोगे स्प्रिंग फोर्स अचानक से जीरो। अब अगला सिचुएशन तुम खुद से ड्रॉ करके बताओ कि भाई स्प्रिंग फोर्स अचानक से जीरो होगा, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, स्प्रिंग फोर्स अचानक से जीरो होगा, इसका मतलब क्या है। मैं बनाऊं, देखो क्या होगा। अब ये जो स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, इसको बारी बारी से बनाते हैं, इसको बारी बारी से बनाते हैं। तुमने कर दिया है इसकी कटिंग। अब सिचुएशन समझिए, बारी बारी से बनाता हूं, जरा अपने से मैच करना। सबसे पहले ऊपर वाले ब्लॉक की कहानी बताता हूं। भाई पहले तो इसमें स्प्रिंग फोर्स लग रहा था, और वो स्प्रिंग फोर्स पहले इस पे कितना फोर्स दे रहा था, देखिए ये 1 kg था, तो इस 1 kg के कारण यहाँ 10 न्यूटन तो लगेगा ही लगेगा। अब जरा पहले की कहानी दिखाता हूँ। यहाँ पे ये जो 60 मिल रहा था, ये स्प्रिंग फोर्स ही तो था, ये स्प्रिंग फोर्स ही तो था। अब तुमने स्प्रिंग ही काट दिया भाई, तो ये 60 मिलना बंद हो जाएगा। हाँ, ये 10 मिलता ही रहेगा, ये 10 मिलता ही रहेगा। तो देखो ये 10 तो मिल ही रहा है, बस वो 60 मिलना बंद हो गया। इस कारण यहाँ जो टेंशन है वो सिर्फ और सिर्फ 10 न्यूटन था। पहले टेंशन कितना था चेक कर लो, 70। दिखाता हूँ, देख ये पहले टेंशन था यहाँ पे 70, इसमें पहले टेंशन भाई साहब 70 है। अब स्प्रिंग के काटते ही अचानक से टेंशन की वैल्यू मात्र 10 न्यूटन रह गई, ये एक बात है। अब चलो दूसरी बात बताता हूँ। अब इस 2 kg वाले ब्लॉक की कहानी, और साथ में इसके ये जो 4 kg वाले ब्लॉक है इसकी कहानी, ये 4 kg और दिस वन इज 2 kg, इसकी कहानी समझाता हूँ। भाई देख, ऊपर में जो फोर्स पहले लग रहा था, ऊपर में जो फोर्स पहले लग रहा था वो खत्म हो गया। अब ऊपर से कोई कनेक्शन ही नहीं है, ऊपर में लगने वाला फोर्स पहले खत्म हो गया। ना ऊपर कोई फोर्स है और ना नीचे ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स है। अगर मैं इसको कंबाइन करके देखूं, इसको मैं कंबाइन करके देखूं, तो मुझे लग रहा है कि इस पे देखो, इसकी कहानी इधर लिख देता हूं। इस पे ना ऊपर कोई फोर्स है, ऊपर कोई फोर्स ही नहीं है, ना नीचे ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स है, ग्रेविटी के अलावा कोई फोर्स है। तुम्हारे मन में एक बात आ रही होगी कि टेंशन का क्या, टेंशन का क्या। अब भाई
टेंशन का क्या, ये बिल्कुल उसी तरीके से है जैसे मान लो कोई बच्चा है, कोई बच्चा है, ये मान लो इसके सर पे इसने कुछ सामान ऐसे करके रखा हुआ है, और यही बच्चा इस सर पे जो इसका सामान था ये रख के ये रख के ये रख के और ये हवा में कूद गया नीचे, ये छत से कूद गया, ऐसी नीचे कम ऊंचाई का छत था, मतलब आधा फ्लोर का, ये छत से कूदा। जब ये छत से कूदा तो तुमसे अगर पूछा जाए कि बताओ अभी जब ये जमीन पे था तो इसके इसके सर पे नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जब ये छत पे कूदेगा इसके सर पे अभी भी बैग है, लेकिन नॉर्मल की वैल्यू हो जाएगी 0। ये बात समझिए, जब बच्चा जमीन पे खड़ा है और उसके सर पे बैग है तब तो नॉर्मल लग रहा था, लेकिन जैसे ही वो बैग लेके छत से कूदेगा उस कंडीशन में नॉर्मल की वैल्यू, नॉर्मल जो उसके सर और बैग के बीच लग रहा था वो वैल्यू हो जाएगी 0। उसी तरीके से जब बॉडी इस तरीके से लटका दोगे और बॉडी हवा में गिर रही होगी तो इसके बीच जो ये टेंशन है ना भाई, ये टेंशन रहेगा ही नहीं, टेंशन रहेगा ही नहीं। तो ये जो टेंशन तुमको दिख रहा है ना ये हो जाएगा 0। ये सब दिमाग है, टेंशन हो जाएगा 0। और नीचे कौन सा एक्सलेशन, हवा है, जी है, ऐसा लगे, ऐसे बुद्धि चलनी चाहिए। स्प्रिंग काटोगे स्प्रिंग फोर्स अचानक से 0 और बाकी पे भी इफेक्ट पड़ रहा है, टेंशन अपनी वैल्यू को सडन चेंज कर लेगा। बस सबका एक्सलेशन निकालने के लिए आ गया। अब बताइए अनामिका जी क्या कहना है, कुछ तुम भेजे थे सवाल, उसमें ऐसा ही काट पीट किया हुआ था, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या, बात समझ में आई क्या? सब लोग बताएं, सब लोग बताएं, बात समझ में आई तो वाई टाइप करें। पी आर, नंदनी, संजना, श्रेया, बस बाकी का उड़ गया, बाकी का बाउंसर, सिमू, ओजस, सब साची, इतना स्लो वाई टाइप करता है ब्रदर, कम समझ में आ रहा लग रहा है, दोबारा से सुनना फिर बात समझ में आ जाएगी। कंक्लूजन ये है कि स्प्रिंग काटोगे तो स्प्रिंग में फ्री एंड डेवलप होगा, और फ्री एंड डेवलप होने का मतलब है कि स्प्रिंग को अब नेचुरल लेंथ में फटाक से आ जाएगा, वो फटाक से नेचुरल लेंथ पे स्प्रिंग आते ही स्प्रिंग फोर्स खत्म हो जाता है, और जैसे ही अपने नेचुरल लेंथ पे आएगा स्प्रिंग फोर्स 0। अब जैसे स्प्रिंग को काटोगे 2 kg और 4 kg दोनों हवा में होंगे, दोनों नीचे गिरेंगे, ऊपर वाला फोर्स जो स्प्रिंग था वैसे ही खत्म हो चुका है, ऊपर कोई फोर्स है नहीं, बाकी नीचे दोनों हवा में गिर रहे हैं, तो रस्सी से बांध के रखो या नहीं रखो गिरना तो तय है, इसलिए रस्सी से लटकाने का भी कोई फायदा नहीं है, इसलिए टेंशन हो जाएगा 0। ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए, ये बात अपने को समझ में आनी चाहिए। समझ रहे हो क्या, रहे हो क्या, समझ समझ। चलो ये कर दो, तो उसी फास्ट टेक्निक से ये सवाल तुम लोग कर दो जैसे मैं कर रहा था, फटाफट टेक्निक से, ये एकदम से झट से आंसर दो, झट से आंसर दो, क्या होगा, झट से आंसर, इंस्टेंटली, इंस्टेंटली आंसर दीजिए, फटाक। चलिए मैं भी करता हूँ, ये 5 kg है, फटाक पहले कर लो तुम लोग, उसको एक साथ शुरू करें। क्या काटोगे, तो कुछ भी काट लो ना, चलो अभी अभी अपन इसमें रस्सी काट देते हैं, रस्सी काटना, इसमें रस्सी काटना। अभी बोलो, अभी लटका हुआ है, मैं लिख रहा हूँ यहाँ देख, यहाँ लगेगा 50, इसके 50 लगने के कारण यहाँ भी लगेगा 50। अच्छा ये 50 लगा है समझना, तो ये 50 इसके तरफ से यहाँ लगेगा और यहाँ लगेगा इसका वजन 20, एक तरफ 50 दूसरा 20, ऊपर कितना लगेगा 70, ऊपर 70। अब मान लो इतना सब तो ठीक था, मैंने इसी को काट दिया, इसको काट दिया। अब कहानी बताता हूँ, अब कहानी बताता हूँ, ध्यान देना। एक बार 2 kg वाले की बात कर लेता हूँ और एक बार बात कर लेता हूँ 5 kg वाले की।
2 kg वाला ऊपर स्प्रिंग से कट था, स्प्रिंग फोर्स अपनी जगह पे क्या लगेगा 70, नीचे रस्सी, रस्सी वाला फोर्स खत्म हो जाएगा, रस्सी वाला फोर्स 50 था लेकिन क्या लगता रहेगा 20। अब देखो मजे से बताता हूँ, थोड़ा ही घेर लेता हूँ, ये देख, अब देख बढ़िया है। अब एक्सलेशन चाहिए भाई, नेट फोर्स कितने हो गए 70 माइनस 20 अपॉन मास कितना आ गया 2, ये क्या बच गया 25 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 kg वाले की सोचो, 5 kg वाले की तुमने रस्सी काट दी है तो ऊपर वाला फोर्स 0, लेकिन नीचे वाला क्या लगता रहेगा इसका 50 न्यूटन, इसका वजन 5 kg का नीचे 50 न्यूटन, 50 न्यूटन, लेकिन तुमने ऊपर से कोई फोर्स है ही नहीं, तो एक्सलेशन किसके बराबर हो जाएगा जी के बराबर। बताओ क्या आप इतना तेज सोच पा रहे हैं, क्या आप इतना तेज सोच पा रहे हैं? अगर सोच पा रहे हैं तो एस टाइप कीजिए, सोच का एस। क्या आप इतना तेज सोच पा रहे हैं, सोच का एस। डिंग डोंग डिंग डोंग, सोच का एस, एस एस एस। ठीक है, ठीक है। तो अभी स्प्रिंग वाले भी मैंने समझा दिए, स्प्रिंग वाले सवाल जो है इस स्टाइल में करना अपने को चाहिए और हमको ऐसे ही करना पड़ेगा। एग्जाम में कहाँ तक उतना बड़ा प्रोसेस करते रहोगे, थोड़ा सा मैच्योरिटी जैसे जैसे बढ़ेगी वैसे वैसे आप सवाल आराम से कर सकते हैं। ठीक है, अब थोड़ा सा नए टॉपिक की तरफ बढ़ने वाले हैं जिसका नाम है न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन का भाई फ्रिक्शन। फ्रिक्शन की तरफ बढ़ने वाले हैं तो आराम से मैं दूसरा थोड़ा शेयर करता हूं, आपसे शेयर करता हूं स्क्रीन। हम फ्रिक्शन की तरफ आने वाले हैं। फ्रिक्शन को देखिए, नया सेक्शन है तरीके से देख भैया, साब्यासाची नया सेक्शन है, बिल्कुल तरीके से समझोगे, बिल्कुल कहानी चलती है अभी, उसके बाद न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल ही न्यूमेरिकल इसमें चलते हैं। फ्रिक्शन एक बड़ा कंसेप्चुअल पोर्शन है, बहुत बढ़िया तरीके से बात अगर समझ में आएगी तो कभी से कभी कोई परेशानी नहीं आती फ्रिक्शन में। कुछ मिसकंसेप्शन होते हैं इनिशियल डेज के, उसको खत्म कर लेते हैं, फिर बात बेहतर समझ में आती है। स्क्रीन वगैरह दिख रहा है, सब ठीक है। आओ अब इसकी कहानी शुरू करते हैं। होता यह है कि मेरे से कोई अगर कहे फ्रिक्शन, मेरे से कोई कहे अगर फ्रिक्शन, तो मैं तो उसको कहूँगा कि भाई हमने तो अभी तक ये सुना है कि फ्रिक्शन 2 तरह के होते हैं। एक का तो नाम हमने सुना है स्टैटिक, एक का नाम हमने सुना है स्टैटिक, और एक फ्रिक्शन जो हमने सुना है उसका नाम सुना है काइनेटिक। 2 फ्रिक्शन का नाम तो सुना सुना लग रहा है कि भाई फ्रिक्शन 2 तरह के होते हैं, स्टैटिक और काइनेटिक। भाई इसका क्या मतलब है? स्टैटिक फ्रिक्शन तब लगेगा जब कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, उसकी टेंडेंसी दिखे। देखना मैं क्या लिख रहा हूं, नो रिलेटिव मोशन इज सीन, दिखे नहीं होता हुआ, है ना। क्या दिखे, उसकी टेंडेंसी दिखे। अब ये बात धीरे धीरे समझ में आती है, उड़ के एकदम से धड़ाक से समझ में नहीं आता। उसकी टेंडेंसी हो, टेंडेंसी हो, सब सिखाऊंगा, सुनते चलो। काइनेटिक फ्रिक्शन क्या प्राणी है? काइनेटिक फ्रिक्शन मतलब यहां रिलेटिव मोशन होता हुआ दिखेगा, रिलेटिव मोशन होता दिखेगा। रिलेटिव मोशन होता दिखेगा मतलब क्लियर यहां बॉडी चलेगी, रिलेटिव मोशन होता यहां पे तो दिखेगा, किसमें? काइनेटिक फ्रिक्शन में। अच्छा, अब बात यहां ऐसे चलती रहती है, लगातार चलती है बातें। स्टैटिक इस तरफ लिख रहा हूं, देख, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है ये होता है सेल्फ एडजस्टिंग, ये सेल्फ एडजस्टिंग होता है। सेल्फ एडजस्टिंग कौन?
स्टैटिक फ्रिक्शन, सबका मतलब है, सब आराम से समझ में आ जाए। और कुछ टर्म समझते हैं। इसमें क्या होता है, ये जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, इसका नाम होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन। ऐसे इसको लिखते हैं म्यू एस इंटू एन से। अच्छा, इस स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू को, ये जो तुमने लिखा है स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। इसका नाम है लिमिटिंग फ्रिक्शन। तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू का फॉर्मूला हमारे पास है म्यू एस इंटू एन। अब इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। ठीक है, क्या है देखेंगे सबको। अब इधर बात चल रही है काइनेटिक फ्रिक्शन की। इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम का लफड़ा नहीं है, यहाँ एक ही है एफ के, और इसको लिखा जाता है म्यू के इंटू एन। कब लगता है काइनेटिक फ्रिक्शन, नाम ही काइनेटिक है, बॉडी का चलना जरूरी है। अच्छा देखो, एक तरफ मैंने नाम दिया है सेल्फ एडजस्टिंग, मतलब अपनी वैल्यू को एडजस्ट करता रहेगा स्वादानुसार, जरूरत के अनुसार। अच्छा, और दूसरी तरफ ये एक फॉर्मूला लिखा है, इसमें कोई मैक्सिमम मिनिमम की बात नहीं करी। इसका मतलब ये जो सेक्शन है काइनेटिक फ्रिक्शन का, ये कांस्टेंट है। नाम काइनेटिक का है, बॉडी चलती है तब लगता है, लेकिन ये वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करता। ये वेलोसिटी पर बिल्कुल भी डिपेंड नहीं करता। इस बात से मतलब नहीं है कि बॉडी 10 मीटर पर सेकेंड से चल रही है या 20 मीटर पर सेकेंड से। ये सिर्फ और सिर्फ इस बात पे डिपेंड करता है कि भाई बॉडी चल रही है, चल रही है मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा। अच्छा ठीक है भाई। अब एक टर्म मैंने यूज किया था म्यू एस, और एक तरफ मैंने यूज किया था म्यू के। अब ये क्या है, ये सब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है। जनरली ये जो म्यू एस होता है ये म्यू के से बड़ा होता है, लेकिन समझना, लेकिन अगर क्वेश्चन में कुछ भी गिवन नहीं है, अगर इन क्वेश्चन कुछ भी गिवन नहीं हो, म्यू एस और म्यू के बारे में कुछ भी गिवन नहीं हो, तो उस समय ये मानना चाहिए कि जो म्यू एस है वही म्यू के है, और इसको म्यू मान के क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए। ये सब क्या है, सब भविष्य लिख रहा हूँ, कैसे कैसे फंसेंगे, तब कहाँ कहाँ से कैसे कैसे सोचना है। अच्छा, अब क्या करो, एक बार पढ़ो, फिर अब फ्रिक्शन शुरू करेंगे। पहला मैंने क्या मन में कहा, फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या होता है, दो तरीके का होता है, स्टैटिक और काइनेटिक। स्टैटिक तब लगेगा जब रिलेटिव मोशन नहीं होगा। हाँ, रिलेटिव मोशन नहीं होगा लेकिन उसके होने की टेंडेंसी होगी। समझना बात को, टेंडेंसी होना अलग बात है, अब मोशन होना अलग बात है। टेंडेंसी होने का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूं कि टेंडेंसी होने का मतलब क्या है। जैसे मोशन की टेंडेंसी होने का मतलब क्या है, ये समझिए। सपोज करिए कि एक दो लोग यहाँ पे ऐसे खड़े हैं, ये भाई साहब धक्का लगा रहा है, मतलब ये जो लगा रहा है इसने अपनी कोशिश करी, इसने इफर्ट लगाया, किसको, ये बॉक्स को मूव कराने के लिए इसने इफर्ट लगाया। बॉक्स रेस्ट पे है लेकिन इसने कोशिश की, इसने कोशिश की, मतलब ये चाहता था मूव करे, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा ये डिस्टरबेंस पैदा कर दिया। यानी कि यहाँ पे इसने मोशन तो पैदा नहीं करा है, लेकिन मोशन की टेंडेंसी को इसने डेवलप किया है, टेंडेंसी टू हैव मोशन। अब देखो, कोई पूछे क्या बॉक्स चल रहा है, तो नहीं भैया, बॉक्स तो रेस्ट पे है, लेकिन बॉक्स के अंदर मोशन की टेंडेंसी है, बॉक्स के अंदर मोशन की टेंडेंसी है। तब जो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा, ये लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, यहां लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन। अच्छा ठीक है, बॉक्स को ऐसे मूव करा रहे हैं तो स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है, ठीक है भाई। अच्छा, तो अगर मैं एक काम करूं, एक बॉक्स को बस जाके और ऐसे करके और एक टेबल के ऊपर रख के छोड़ दूं, एक बॉक्स है, इस बॉक्स को बस टेबल के ऊपर रख के छोड़ दिया,
और सीधा सीधा पूछ रहे हैं कि बताओ फ्रिक्शन कितना लगेगा, बस रख के छोड़ दिया तो फ्रिक्शन लगेगा ही नहीं, क्योंकि फ्रिक्शन तब लगता है जब या तो रिलेटिव मोशन हो या फिर रिलेटिव मोशन होने की टेंडेंसी हो। इस बात को समझना है कि फ्रिक्शन कब लगता है, ये क्लियर बात होनी चाहिए कि भाई फ्रिक्शन कब लगेगा, कब लगेगा। धीरे धीरे माइंड तैयार होता है अपना। फ्रिक्शन कब लगेगा, तो मेरे पास इसके दो आंसर होने चाहिए, या तो रिलेटिव मोशन मोशन हो या उसकी टेंडेंसी हो, टेंडेंसी ऑफ मोशन हो। हाँ, सीधा सीधा रख के छोड़ दोगे तब तो कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा, कोई फ्रिक्शन नहीं लगेगा। अच्छा, अब एक चीज और सोचो, ये आदमी अब दूसरे आदमी को, इसको सोचो, इसने क्या किया, इसको पुश किया और माना पुश करके इसने इसको v वेलोसिटी से चला लिया, v वेलोसिटी से चला लिया। सरफेस रफ है, ये रफ है, रफ सरफेस है, दोनों सरफेस रफ है, और इसको इसने v वेलोसिटी से चला लिया। इसने इसको पुश किया और पुश करने के बाद से इसने v वेलोसिटी से चला लिया, मतलब यहाँ पे रिलेटिव मोशन हुआ है, यहाँ पे रिलेटिव मोशन हुआ है। कोई पूछे रिलेटिव मोशन हुआ है तो हाँ, तो ये जो टेंशन लगेगा ना, इसको बोलेंगे, ये जो फ्रिक्शन लगेगा इसको बोलेंगे काइनेटिक फ्रिक्शन। मोशन होता रहा है, वेलोसिटी मिल गई, मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन होना है। ये बात है, समझिए। जैसे ये बहुत सारे लोग इस तरीके से कार को धक्का दे के चला रहे हैं, कार को धक्का दे के चला रहे हैं, मतलब यहाँ जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन, काइनेटिक फ्रिक्शन। ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, तो ये कहानी है क्या? अब है तो ये कहानी, लेकिन इस कहानी को थोड़ा सा बेहतर अंदाज से समझने की जरूरत है। ये कहानी को थोड़ा सा बेहतर अंदाज से समझने की जरूरत है। कैसे, वो मैं तुमको समझाता हूं कि क्या है मामला, असली मामला यहाँ पे क्या है। अब देखो, होता ये है कि भाई अगर यहां से मैं सपोज करो एक कार ऐसे है, ये कार इस तरीके से या ट्रक जो भी है ये इस तरीके से यहाँ पे है, और आपने क्या किया, इसको खड़े होके यहाँ से और इसको आपने धक्का लगाया है, और धक्का लगाने के बाद आप इसको पुश करना चाहते हो आगे की तरफ। सोचना, आगे की तरफ पुश करना चाहते हो। अब एक एक बात समझते जाना, एक एक बात समझते जाना। तुम पुश कर रहे हो लेकिन कार रेस्ट पे है। तुमने सबसे पहले तुमने इनिशियली जब तुम आए तो तुमने फोर्स लगाया 10 न्यूटन, कार नहीं चली। इसका मतलब क्या हुआ होगा पता है? ये जो टायर्स हैं और ये जो टायर और ये रास्ता है, इसने तुम्हारे इस 10 न्यूटन को अपोज कर दिया। तो पहले केस में जो फ्रिक्शन लगा है वो 10 न्यूटन ही लगा। सोचो, क्योंकि उसी 10 न्यूटन से काम चल गया, तुम इसको नहीं चला पाए, तो फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को 10 न्यूटन रखा है। ईमानदारी से बताओ ये कैसा फ्रिक्शन है? तो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, क्योंकि मोशन तो हो ही नहीं रहा। तो स्टैटिक फ्रिक्शन कितना है? 10 न्यूटन का है, सबसे पहले केस 1 में। अब केस 2 में चलते हैं। दूसरी बार तुम आए, तुमने और दम लगाया, तुमने लगा दिया 50 न्यूटन। 50 न्यूटन लगाने के बाद भी गाड़ी रेस्ट पे है। इसका मतलब अब फ्रिक्शन ने अपनी वैल्यू को बढ़ा के 50 न्यूटन कर लिया है। तुम तीसरी बार आए और तीसरी बार में तुमने लगा दिया 100 न्यूटन, और तब भी गाड़ी नहीं चली। फ्रिक्शन बहुत तेज है, इसने पक्का अपनी वैल्यू को 100 न्यूटन कर लिया होगा। यही फ्रिक्शन की जादू है कि अब देखो, फ्रिक्शन अपने वैल्यू को तुम्हारे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है। तुम तब भी नहीं माने, तुमने
चौथी बार कोशिश की और तुमने लगा दिया 150 न्यूटन, तब भी नहीं चला पाए, फ्रिक्शन तब भी नहीं रुकेगा। ये खुद अपनी वैल्यू को 150 न्यूटन कर लेता है, 150 न्यूटन कर लेता है। अब क्या होगा, अब ये बात, ये जब एक्सपेरिमेंट हुआ, ये सब चीजें जब हुई, तो समझ में आया कि फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को ऐसे एडजस्ट करते रहता है। अब क्या हुआ, तुम तब भी हार नहीं माने, तब भी हार नहीं माने। तुमने क्या किया, तुमने क्या किया, अब देखो सिचुएशन ध्यान से। तुमने क्या किया, वो गाड़ी थी, वो गाड़ी थी, अब तुम इसको धक्का मारने के लिए अब पूरा जोर लगाए, पूरा जोर लगाए, व्यवस्था करी। अब तुमने यहाँ पे एक समय तो आया होगा, तुमने फोर्स लगातार बढ़ाया है, एक समय तो आया होगा कि जब ये फ्रिक्शन, कौन सा फ्रिक्शन, स्टैटिक, अपनी वैल्यू को बढ़ाया, बढ़ाया और बढ़ाया, और बढ़ाते बढ़ाते एक समय तो अपनी वैल्यू को सबसे ज्यादा बढ़ाएगा। उसकी तो एक सीमा होगी ना भाई, कभी तो चलेगा। धक्का दे रहे हैं, अकेले नहीं होगा, किसी और को बुला लेंगे, लेकिन आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों इस कार को चलना तो पड़ेगा। तो फ्रिक्शन हमेशा हमको थोड़ी ना रोक पाएगा, एक समय आएगा। सपोज करो मैंने लगा दिया 150 तो लगा ही चुके थे, मान लो मैंने लगाया 160 न्यूटन, 160 न्यूटन, और यहां से लगा कि अरे हाँ थोड़ा सा चलने लगा है, जस्ट स्टार्ट वाली फीलिंग आ गई कि अब ये कार थोड़ी सी तो लुढ़की है, थोड़ी सी हिली है। यानी कि इसी समय जो फ्रिक्शन लगा है वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू को लगाया है। इससे ज्यादा उसका टायर और ग्राउंड नहीं रोक पाएगा फ्रिक्शन को भैया। इसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। इससे ज्यादा करने पे, इससे ज्यादा ये नहीं रोक पाएगा तुमको। अब तुम 160 न्यूटन पे लगा चुके थे, अब तुम अपने फोर्स को थोड़ा सा भी बढ़ा लो, 161 न्यूटन, 161 न्यूटन कर लो। अब क्या होगा, अब मोशन स्टार्ट हो जाएगा। मोशन का अच्छा नाम है रिलेटिव मोशन स्टार्ट हो जाएगा। और भाई साहब रिलेटिव मोशन स्टार्ट होते ही, रिलेटिव मोशन स्टार्ट होते ही अब जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब वो लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। अब एक बार जब काइनेटिक फ्रिक्शन लग गया ना, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आगे तक के लिए कांस्टेंट हो जाएगी। अब चाहे तुम एक 161 लगाओ, 190 न्यूटन लगाओ, या 200 न्यूटन लगाओ, या 1000 न्यूटन लगाओ, काइनेटिक फ्रिक्शन एक बार जब अपनी वैल्यू को निकाल लोगे तुम, वो वैल्यू जब फिक्स हो जाएगी तो हमेशा फिक्स रहेगी। इस बात से डिपेंड ही नहीं करेगा कि तुम कितना फोर्स लगा रहे हो और वहां पे बॉडी की वेलोसिटी क्या है। पूरी पिक्चर ये है कि जब तक कार नहीं चल रहा था ना, तभी तक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बढ़ा के एडजस्ट कर रहा था। बढ़ाते बढ़ाते एक मैक्सिमम लिमिट पे गया, उसके बाद से जब मैंने फोर्स लगाया तो पहले तो मोशन की टेंडेंसी हुई थी एक खास वैल्यू पे। इसको ऑन द वर्ज ऑफ मोशन भी बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑन द वर्ज ऑफ मोशन। जस्ट स्टार्ट हुआ है, जस्ट स्लाइड हुआ है। अब उसके बाद से, अब जस्ट स्लाइड के समय जो फ्रिक्शन होता है उसी को बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। और इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है, बीच के वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है। इसी लिमिटिंग फ्रिक्शन का हमारे पास फॉर्मूला है, और वो क्या है, तो वो फॉर्मूला है एफ लिमिटिंग बराबर म्यू एस इंटू एन। म्यू एस इंटू एन, ये एन को ही है नॉर्मल रिएक्शन, और म्यू एस क्या है, तो म्यू हमारे पास कोफिशिएंट है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, उसी को बोला जाता है म्यू एस। अब कुछ बातें मैं आपको समझाता हूं, उस पर ध्यान दीजिएगा। कुछ बातें आपको समझाता हूं। जैसे ये देखो दो सिचुएशन है, सपोज करो, आराम से बात को समझना क्या कहना चाह रहा हूं। ये ब्लॉक है, इसको हमने इसके ऊपर रख दिया। सपोज करिए इसका मास m है, और मतलब हर ब्लॉक का मास m ही है। तीसरा ब्लॉक भी नीचे है, उसका मास भी आप m लीजिए। अब जरा देखिए क्या होने वाला है। मैं क्या करूंगा, इस ब्लॉक पे इस तरफ एक फोर्स लगाऊंगा,
और इस फोर्स का नाम है F। और यहाँ पे जो फोर्स लगेगा मानिए वो इस डायरेक्शन पे लगेगा, देखते रहिएगा, और ये लगेगा किसी थीटा एंगल पे, ठीक है। अब इस वाले में माना कि मैंने इसमें ऐसे फोर्स लगा दिया और ये लगा दिया इस थीटा एंगल पे, बढ़िया समझ के जाओ इसको, ये ऐसे लगेगा, है ना। और अब की बार ये एंगल यहाँ से थीटा है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इस सिचुएशन को समझो, जब मैंने F लगाया है, अब मैं चाहता हूं कि तुम इस हर कंडीशन में नॉर्मल की वैल्यू और डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन बताओ। मतलब अब समझो बात को क्या कह रहा हूं मैं, जैसे एक स्लाइड इंटर करता हूं, देखो क्या बताना है समझिएगा। मैं चाहता हूं कि हर सिचुएशन में दो चीजें बताओ, एक तुम बताओ वैल्यू ऑफ नॉर्मल रिएक्शन बताओ, सीखने के व्यू से समझो इसको। और दूसरा तुम मुझे बताओ डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन फोर्स। ये हर सिचुएशन के लिए बताना है। पहला फोटो ये बना लो, दूसरा फोटो ये बना लो, दो फोटो इस तरीके से, पहला फोटो दूसरा फोटो ऐसे करके बना लो। अब देखो मैं करता हूं मैच करना। देखना इस कंडीशन में इसको एज इट इज छोड़ दें क्या, चलिए इसको छोड़ देते हैं। देखिए इस कंडीशन में नीचे क्या लगेगा भैया, तो नीचे लगेगा इसका mg, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा ऊपर क्या लगेगा, तो ऊपर लगेगा इसका नॉर्मल, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा अब ये जो F है, यही F इसको चलाना चाह रहा है, इसीलिए दोस्तों इस F का नाम होता है ड्राइविंग फोर्स। याद कीजिए हम पहले ही से इसकी प्रैक्टिस करते आए हैं न्यूटन्स लॉ से ही, कि इसको बोलते हैं ड्राइविंग फोर्स। अब ड्राइविंग फोर्स आगे है, तो अब मोशन आगे होगा, मतलब फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ये इसके फ्रिक्शन का डायरेक्शन है। ड्राइविंग फोर्स आगे है तो फ्रिक्शन लग रहा है पीछे, मोशन आगे हुआ फ्रिक्शन पीछे, मोशन आगे है फ्रिक्शन पीछे। भाई नॉर्मल कितना है वो तो कोई भी कह दे, नॉर्मल क्या है mg के बराबर है। ये दोनों एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। अच्छा पड़ोस वाले डायग्राम में देखते हैं, भाई m नीचे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है कि m नीचे लगेगा, ठीक है भाई mg। उसी तरीके से नॉर्मल मेरा ऊपर लगेगा, इसमें कोई समस्या नहीं है। अब कुछ चीजें यहाँ पे समझने की है, जैसे ये अगर कोई फोर्स F है और ये थीटा है, तो इसके दो टुकड़े, ये वाला जो होगा ये F cos थीटा होगा और इसका एक कंपोनेंट ऊपर की तरफ जाएगा जिसका नाम होगा F sin थीटा। अब F बचा नहीं, F के दो पार्ट हो चुके हैं, F cos थीटा और F sin थीटा। ईमानदारी से बताओ मैं जो पूछ रहा हूं, ये जो F cos थीटा है क्या ये इसको चला रहा है क्या, क्योंकि F sin थीटा तो ऊपर लग रहा है, तो जो ड्राइविंग फोर्स है वो है इसका F cos थीटा। अच्छा तो नॉर्मल क्या होगा, तो भाई देख नॉर्मल ऊपर है प्लस F sin थीटा भी ऊपर है, और ये दोनों मिलके इसके mg को बैलेंस कर रहे हैं, ये और ये मिलके इसको बैलेंस कर रहे हैं। तो नॉर्मल कोई पूछे तो आराम से mg माइनस F sin थीटा, ऐसे नॉर्मल निकल जाएगा। अच्छा अगर मैं यही इस सवाल के लिए सोचूं, अब देखो इसमें भाई अगर ये फोर्स F है तो इसके दो टुकड़े, एक टुकड़ा ऐसा और दूसरा टुकड़ा ऐसा। अच्छा ठीक है भाई, ये थीटा है तो इस तरफ जो लगेगा दिस इज कॉल्ड F cos थीटा, थीटा के जुड़ा हुआ F cos, और नीचे कौन लगेगा F sin थीटा। चल भाई बाकी फोर्स का क्या, बाकी फोर्स बहुत अच्छा, नीचे लगता है mg और ऊपर लगता है नॉर्मल, ठीक है भाई। तो अब क्या कहानी है,
अभी इसमें ड्राइविंग फोर्स कौन है, चला कौन रहा है भाई? अब देख, अब तो ये एफ रहा नहीं, एक फोर्स रहा एफ साइन थीटा, एक फोर्स रहा एम जी, और एक फोर्स रहा नॉर्मल, और एक फोर्स रहा एफ कॉस थीटा। कुल मिला के 4 फोर्स हैं। अच्छा, उसमें से भी चलाने में mg और n का तो रोल है ही नहीं, ये दोनों तो ऊपर नीचे लग रहे हैं, ये क्यों चलाएंगे? f साइन थीटा भी नहीं चलाएगा। चलाने के लिए, टेबल पे रखे हुए ब्लॉक को चलाने के लिए यही रिस्पॉन्सिबल है f cos थीटा, इसीलिए इस f cos थीटा को ड्राइविंग फोर्स बोलेंगे। ड्राइविंग फोर्स पहचान लो, फ्रिक्शन पहचान लोगे। जैसे यहाँ पे एफ कॉस थीटा ड्राइविंग फोर्स है, ये ड्राइविंग फोर्स आगे लग रहा है तो पक्का पक्का फ्रिक्शन लगेगा पीछे, पक्का पक्का फ्रिक्शन पीछे लगेगा। इस बात को समझना है, ड्राइविंग फोर्स इधर लगेगा, फ्रिक्शन उसके अपोजिट है। यहाँ ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन देखो, यहाँ ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन ये रहा। अगर ड्राइविंग फोर्स का डायरेक्शन ये है, इसका मतलब जो फ्रिक्शन लगेगा वो इधर लगेगा, ये लगेगा इसका फ्रिक्शन। फ्रिक्शन, ड्राइविंग फोर्स पीछे है इसीलिए फ्रिक्शन आगे है, ड्राइविंग फोर्स पीछे है इसीलिए फ्रिक्शन आगे है। ये बात समझ में आनी चाहिए। अच्छा, अब रही बात नॉर्मल कितना होगा, तो देख लो नॉर्मल, ये देखो ऊपर लग रहा है, उसको काउंटर करने के लिए 2 लोग हैं, एक mg और एक रहा तुम्हारा एफ साइन थीटा। ये दोनों मिलके इस नॉर्मल को काउंटर करेंगे, इस नॉर्मल को काउंटर करेंगे। इसका मतलब जो मेरा नॉर्मल होगा वो इसी mg प्लस एफ साइन थीटा को जोड़ के आएगा, या ऐसा आएगा। क्या समझ में आ रहा है? क्या समझ में आया तो जेड टाइप करिए, जेड। जेड जेड। ठीक है, ठीक है। अब चलिए, अब इस वाले सेक्शन पे यहां पहुंचते हैं। ये कौन सी कहानी है? ये कहानी बहुत अच्छी है। अगली कहानी ये जो है, ये बहुत अच्छी कहानी है। अब आप इसको समझिए ध्यान से। इंक्लाइन प्लेन पे ये ब्लॉक को रख दिया गया, इंक्लाइन प्लेन पे इस ब्लॉक को रख दिया गया। वही कहानी है, आपको सब वही बताना है। ये इंक्लाइन प्लेन पे ब्लॉक है, चलो इसका मास ले लो m, इसका मास ले लो m, और समझना इस केस में मैं कह रहा हूं ब्लॉक रेस्ट पे है, इस केस में ब्लॉक रेस्ट पे है। अब मैं जो जो पूछूंगा तुम उसको सुनते जाना, समझते जाना, बताते जाना। देखो ये ब्लॉक रेस्ट पे है। अब जब ब्लॉक रेस्ट पे होगा, पूरी स्टोरी तुम जानते हो, सबसे पहले नीचे क्या लगाओगे? mg। तो भाई नीचे लगाओगे तुम यहाँ से mg। अच्छा, अब जैसे ही mg यहाँ लगाओगे, अब देखना अगला फोर्स, अगला फोर्स ये लगेगा इस लाइन पे। और ये क्या क्या फोर्स होगा इसको समझिए। सबसे पहले ये तो होगा नॉर्मल, और ये एंगल अब आपको पता लग गया होगा, ये एंगल थीटा होता है। तो ये जो होगा हमारे पास, ये अब कंपोनेंट होगा mg का होता है, वहां से पढ़ के आए हैं। तो ये होगा mg cos थीटा। अब एक mg cos थीटा है, ये mg है, मतलब एक फोर्स कहीं इधर लगना है, और इसका नाम होगा mg sin थीटा। अब हमको इसकी प्रैक्टिस है। अच्छा ठीक है, अब जरा सोच के देखो, यहाँ ड्राइविंग फोर्स कौन है? यहाँ पे मेरा सवाल ये है कि ड्राइविंग फोर्स कौन है? क्या तुम ये देख पा रहे हो कि यहाँ पे ड्राइविंग फोर्स है mg sin थीटा, mg sin थीटा ड्राइविंग फोर्स है। यहाँ ड्राइविंग फोर्स mg sin थीटा है, ये है ड्राइविंग फोर्स। अब ये ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि काम देख लो, ऊपर का जो नॉर्मल होगा उसको तो mg cos थीटा ने बैलेंस कर दिया, और ये mg अब तो बचा ही नहीं ना, इसके तो 2 टुकड़े हो चुके हैं, mg cos थीटा और mg sin थीटा।
उस mg cos थीटा को नॉर्मल ने बैलेंस कर लिया, तो चलाने का काम mg sin थीटा ही कर रहा है, वो नीचे है, इसीलिए यहां जो फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ होगा, यहां फ्रिक्शन ऐसे होगा। अच्छा, अब लड़ाई समझिए, क्वेश्चन ने कह दिया भाई साहब रेस्ट पे है, तो ये पक्का पक्का स्टैटिक फ्रिक्शन होगा। हाँ, चला नहीं पाएगा, टेंडेंसी तो है चलाने की, टेंडेंसी तो है चलाने की। अब एक और चीज बता दो, नॉर्मल बता दो, तो भाई नॉर्मल को तो mg cos थीटा ने बैलेंस कर लिया, नॉर्मल को mg cos थीटा ने बैलेंस कर लिया। ये पूरी इसकी स्टोरी है। अच्छा, दूसरा एग्जांपल बताता हूं। मान लो ये इसका मास m है और अभी ये चल रहा है, यहाँ पे चल रहा है किसी v वेलोसिटी से, और इस पे चर्चा करना चाहते हैं। इसमें कुछ कहने की बात ही नहीं है कि ये जो एंगल है ये थीटा है, इसमें कोई टेंशन वाली बात नहीं है, ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है। अब आ जाओ, अब क्या कहानी होगी, अब क्या कहानी होगी, अब हर एक बात करो इसमें। भाई सबसे पहले वही बात कि कुछ भी हो जाए mg तो नीचे ही लगेगा, ये मैंने लगा दिया mg, ये mg लग जाता है, उसके बाद से ये आती है लाइन, ये लाइन आती है, ये एंगल थीटा होता है। अब उसके बाद से mg के कंपोनेंट होते हैं, क्यों? क्योंकि ये mg ना तो इंक्लाइन प्लेन के पैरेलल है ना ही परपेंडिकुलर है। ये रहा mg cos थीटा, एक फोर्स mg के इधर भी लगता है इस वाली लाइन में, और इसको बोलते हैं, थोड़ा कलर चेंज कर देता हूँ, इस वाले को बोलते हैं mg साइन थीटा, ये वाला mg साइन थीटा है। अब जरा देखना, अब जरा देखना, ऊपर में ये तो है नॉर्मल, एक बात तो पक्का है कि नॉर्मल बराबर mg cos थीटा आया, mg बराबर नॉर्मल बराबर mg cos थीटा आया। अब देखो भाई, क्वेश्चन ने क्लियर कह दिया है, अब इस बात पे गौर करना, क्वेश्चन ने क्लियर कह दिया है कि इस बॉडी में भैया पहले से ही वेलोसिटी है, इसमें पहले से ही वेलोसिटी है, इसमें पहले से ही v वेलोसिटी है, मोशन हो रहा है, ये आप समझ लीजिए, इसमें पहले से ही मोशन हो रहा है, तो कोई ड्राइविंग फोर्स की टेंशन नहीं, कोई ड्राइविंग फोर्स की टेंशन नहीं, पक्का जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की तरफ लगेगा, मोशन, रिलेटिव मोशन के अगेंस्ट, और इसको बोलेंगे एफ काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ, और वो पीछे की तरफ लगेगा क्योंकि मोशन इसमें आगे की तरफ है, दिस इज गिवन इन द क्वेश्चन। लेकिन अगर कुछ ऐसा हो कि यही m मास की बॉडी हो, और अब की बार मैं क्या करूं कि इसका मोशन ऊपर की तरफ हो रहा है किसी भी वेलोसिटी से, और ये एंगल थीटा है, तो इसके बारे में क्या सोच सकते हो? तो इसके बारे में तुम कहोगे कि बाकी तो कोई दिक्कत नहीं है, सारे फोर्स तो ऐसे ही लगते रहेंगे, पहले मैं ऐसे लाइन खींच देता हूँ, उसके बाद एक लाइन ऐसे खींच देता हूँ, ये वाला जो हो गया मेरा mg है, ये मेरा थीटा होता है, क्योंकि अब तो मुझे बिल्कुल याद हो चुका है, ये mg cos थीटा होता है, इसके एक और टुकड़े होते हैं, ये इधर जाता है, ये mg sin थीटा होता है, और ऊपर ये जो दिखता है ये नॉर्मल होता है। तो नॉर्मल से तो कोई समस्या ही नहीं है, वो आज भी नॉर्मल को बैलेंस करने का काम ये mg cos थीटा ही कर रहा है। अब बात ये है कि इसमें फ्रिक्शन क्या क्या, तो भाई चूंकि मोशन ऊपर है, ये v वेलोसिटी जो है ये ऊपर है, इसका मतलब फ्रिक्शन, इस पहली बात तो लगेगा काइनेटिक क्योंकि मोशन हो रहा है, तो एक तो काइनेटिक फ्रिक्शन और दूसरा नीचे की तरफ। तो जब मोशन हो रहा हो तो विशेष ड्राइविंग फोर्स की अपने को टेंशन नहीं है। अच्छा, मान लो कोई ये सिचुएशन है, जैसे ये है, दीवार है और दीवार के सहारे किसी ने ऐसे ब्लॉक को रख दिया, या तुमने कोई सामान रखा दीवार के सहारे। थोड़ा इस डायग्राम को बढ़िया करते हैं, क्या करो, यहां से इसके ऊपर कोई फोर्स F लगा लो, कोई फोर्स F लगा के दीवार के सहारे तुम इसको यहां से ऐसे करके पकड़ के रखना चाहते हो, F फोर्स के सहारे। ये दीवार है, ये एक वॉल है, और वॉल के सहारे F फोर्स लगा के तुम किसी चीज को रखना चाहते हो।
रखना चाहते हो तो क्या क्या होगा समझिए। सबसे पहले जब ऐसी कहानी होगी, अच्छा मास में कोई टेंशन नहीं दिया है, मतलब m मास है, इसका मास है m। ओके, तो सबसे पहले एक फोर्स जो नीचे की तरफ लगता है उसको तुम बोलते हो mg। अब दिमाग लगा के सोचो, इस वाले फोर्स से तो तुमने उसको दीवार के तरफ पुश किया हुआ था, मतलब ये तो चलाने का काम करेगा ही नहीं। सोचो, ये थोड़ी चलाएगा इसको, ये चलाने का काम नहीं करेगा, तो कौन चलाएगा? यही mg चलाएगा क्या? बिल्कुल, यही mg इसको फिसलने को मजबूर करेगा दीवार के सहारे। आप एक किताब लो और दीवार, मोटी किताब ले लेना और दीवार के सहारे उसको चिपका के रखना, तुम तो चिपका रहे हो, वो तो F फोर्स है, लेकिन वो गिरेगा नीचे अपने वजन के कारण, इसीलिए आज ड्राइविंग फोर्स इसका mg कहलाएगा। ड्राइविंग फोर्स इसका mg कहलाएगा। अच्छा, तो भाई ये जो मेरा फोर्स है वो क्या करेगा? मेरे फोर्स से ही तो मैं इसको दबा के रख रहा हूं, तो मेरा फोर्स तो चिपकने का हेल्प कर रहा है, मतलब मेरा फोर्स नॉर्मल प्रोवाइड कर रहा है। तो नॉर्मल कितना होगा? तो नॉर्मल मेरे फोर्स के बराबर होगा। मैं जितना जोर से दबाऊंगा, मैं जितना जोर से दबाऊंगा वो उतना ही बढ़िया चिपका रहेगा। अगर बॉडी का अलग से अगर मैं यहाँ पे डायग्राम बनाऊं तो बॉडी की कंडीशन देखो, ये दीवार है, दीवार है। अब दीवार के सहारे अगर तुमने इसको चिपका के रखा है तो उसकी कहानी समझो, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ। नीचे तो भैया एक ही फोर्स mg, और ये इसको चलाएगा तो फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, यहां फ्रिक्शन लगेगा ऊपर की तरफ, तो डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन कहे तो ऊपर है, ड्राइविंग फोर्स किधर है? नीचे है। ये पूरी बात अपने को समझ में आनी चाहिए। तो कुल मिला के ये सब जो कहानी चल रही है, इन सब में एक चीज और मैं तुमको समझाना चाहता हूं, मैंने पहले भी कहा था। देखो क्या होता है, सपोज करिए ये कोई सरफेस है, उस सरफेस के ऊपर आपने कोई ऐसा ब्लॉक रख दिया, सरफेस के ऊपर कोई ब्लॉक रख दिया। अब ब्लॉक रखते हो तो क्या क्या कहानी होती है वो समझो। भाई ब्लॉक रखोगे तो ऊपर में क्या लगेगा? इसका नॉर्मल। अब नॉर्मल लगेगा और मोशन करा रहे हो तो माना, देखो ऐसे कर देता हूँ, ग्रीन पेन से करता हूँ, ऊपर लगा इसमें नॉर्मल, ठीक है भाई। अब मोशन मान लो आगे हो रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा पीछे, ये हो गया फ्रिक्शन। दो तो इसमें फोर्स लग गए, दो कांटेक्ट फोर्स, इन दोनों का एक रिजल्टेंट होगा, पक्का होगा। सोचो, दो फोर्स है 90 डिग्री पे, तो इनका रिजल्टेंट होगा ये, इनका ये होगा रिजल्टेंट। अब ये क्या है? इसका नाम अगर मान लो मैंने एफ कांटेक्ट रखा, और तो ये एफ कांटेक्ट की वैल्यू क्या आएगी? ये आएगा अंडर रूट जो भी फ्रिक्शन है उसका स्क्वायर, अब प्लस जो भी नॉर्मल है उसका स्क्वायर। ये एफ सी को क्या कहना चाह रहा हूं मैं, ये क्या है? ये है नेट कांटेक्ट फोर्स, ये है नेट कांटेक्ट फोर्स। तो नेट कांटेक्ट फोर्स ऐसे निकलेगा, नेट कांटेक्ट फोर्स, कांटेक्ट फोर्स और नेट कांटेक्ट फोर्स। तो पूरी बात आपको ध्यान से जो है समझनी चाहिए। चलो एक सिचुएशन करते हैं, और आज के लिए आखिरी एक सिचुएशन करते हैं, दिखाता हूं क्या कहने वाला हूं। ये देखो एक सवाल है अपने पास, एक सवाल है, क्या कह रहा है देखिएगा। ये कह रहा है कि एक ब्लॉक है जिसका वजन है 1 kg और उसको किसी रफ सरफेस पे रखा है, जिसके लिए म्यू एस दे रखा है 0.2 और म्यू के दे रखा है 0.15। आपको फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन द ब्लॉक बताना है और एक्सिलरेशन ऑफ द ब्लॉक बताना है। केस 1 में जो फोर्स लगाए हो तुम वो 1 न्यूटन लगाए हो, केस 2 में जो फोर्स लगाए हो वो 2 न्यूटन लगाए हो, और केस 3 में जो फोर्स लगाए हो वो 2.5 न्यूटन लगाए हो। सवाल कॉपी कर देता हूं, तरीके से आपको समझाता हूं। ये आराम से सोचने का सवाल है, आराम से सोचने का सवाल है। तो तुम क्या करो, क्या करो? देखो
ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है। इसने एक बार म्यू एस दे दिया और एक बार म्यू के दे दिया, यानी कि क्वेश्चन चाहता है कि तुम एक बार म्यू एस की हेल्प लो, तो म्यू एस से जब भी मैं निकालूंगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकलेगी। अब वो क्या होती है, वो होती है म्यू एस इंटू एन। अच्छा, एन की बात हो रही है तो भाई ब्लॉक रखा है ना यहाँ, तो नीचे क्या लगेगा इसका mg और ऊपर क्या लगेगा इसका नॉर्मल। अब देख के ही लग रहा है कि जो नॉर्मल है वही mg है। अब m कितना है इसका 1 kg, m है इसका 1 kg, तो नॉर्मल कितना लगेगा देख लो, तो नॉर्मल लगेगा 1g, मतलब नॉर्मल कितना लगा, नॉर्मल लगा 10 न्यूटन। अब म्यू एस की वैल्यू क्वेश्चन ने कहा है 0.2 रखिए और इंटू 10 कर दीजिए दोस्तों, ये आ रहा है 2 न्यूटन। अब आओ दूसरी लड़ाई। अब क्यों ना मैं एफ एस मैक्स निकाल लिया, यानी कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू निकाल ली, तो एक बार काइनेटिक फ्रिक्शन भी निकाल लूं। ये होता है म्यू के इंटू एन। म्यू के कितना है, तो 0.15, ये गुना होगा n से, और n मेरे पास है 10 न्यूटन, तो इसको 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, देखो ये आ रहा है 1.5 न्यूटन। अब मजा आ गया, मुझे स्टैटिक फ्रिक्शन भी पता लग गया, उसकी मैक्सिमम वैल्यू और काइनेटिक फ्रिक्शन भी पता लग गया है। मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच के किसी वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन के बीच के किसी वैल्यू का फॉर्मूला नहीं है, मेरे पास स्टैटिक फ्रिक्शन के सिर्फ और सिर्फ मैक्सिमम वैल्यू निकालने का फॉर्मूला है। हाँ, काइनेटिक फ्रिक्शन में कोई मैक्सिमम मिनिमम नहीं होता, काइनेटिक फ्रिक्शन तो सिर्फ एक वैल्यू होती है और उसके लिए सिर्फ म्यू के इंटू एन से काम चल जाता है। लेकिन स्टैटिक फ्रिक्शन में ये देखना पड़ेगा कि हमारे पास बॉडी चल रही है या फिर चलने को कोशिश पे है। जब बॉडी जब तक नहीं चल रही होती है, जब तक मोशन स्टार्ट नहीं हो रहा होता है, तब तक स्टैटिक लगता है। स्टैटिक अपनी वैल्यू को हमारे द्वारा अप्लाई किए गए फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट करते रहता है। अब एक बढ़िया बात सिखाने जा रहा हूं, समझना, बढ़िया बात यहां से सिखाने जा रहा हूं, इसको अगर तुम समझ लिए तो काम बन जाएगा। कोई तुमसे पूछा कि देख भाई मुझे बता कि स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो तुम बोलोगे एफ स्टैटिक बराबर नो फार्मूला। पहली बात तो ये है नो फार्मूला। तो तू कहेगा कि भाई तू एक बात बता, 1 घंटे की क्लास में तुम यही सीख के आए हो। तुम बोलोगे देख मैंने ज़्यादा बेहतर सीखा है कि मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो ज़्यादा से ज़्यादा म्यू एस इंटू एन हो सकता है या उससे कम हो सकता है। सोचो, मेरा स्टैटिक फ्रिक्शन, क्यों, क्योंकि हम सीख के आए हैं कि एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है म्यू एस इंटू एन। अगर मैक्सिमम इतना है तो इससे कम तो होगा ही। तो मेरा जो स्टैटिक फ्रिक्शन है जो मैं सीख के आया हूं वो ज्यादा से ज्यादा म्यू एस इंटू एन या फिर उससे कम, और यही चीज 500 बार यूज होगा। स्टैटिक फ्रिक्शन का फॉर्मूला या तो म्यू एस एन या फिर उससे कम। इस एफ एक्स मैक्स को कुछ लोग एफ लिमिटिंग भी कहते हैं। बात समझनी है, बात समझनी है। और एक सेंटेंस लिखने जा रहा हूं, ध्यान देना, वो सेंटेंस बड़ा काम का है। जब तक बॉडी नहीं चलेगी, जब तक बॉडी नहीं चलेगी, तब तक का फायदा बताता हूं, तब तक फ्रिक्शन बराबर अप्लाइड फोर्स की वैल्यू। अप्लाइड फोर्स की वैल्यू ये क्या है, ये क्या है? अरे तुम करके आए हो, बॉडी नहीं चल रही है, मैंने 1 न्यूटन लगाया तो फ्रिक्शन हो गया था 1 न्यूटन। बॉडी नहीं चल रही है, मेरा अप्लाइड फोर्स 10 न्यूटन था तो फ्रिक्शन हो गया था 10 न्यूटन। बॉडी नहीं चल रही है, मेरा अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन था तो फ्रिक्शन हो गया 100 न्यूटन।
यही तो है कि जब तक बॉडी नहीं चलेगी तब तक फ्रिक्शन कोई तुमसे पूछे तो चुपचाप अप्लाइड फोर्स देख लो और आंसर लिख दो खटाक से। अब चलो सवाल पे, अब चलो सवाल पे। ये देखो, ये क्या है? ये बॉडी है। इस बॉडी का जो वजन है ये 1 kg है, ध्यान दीजिएगा। इस बॉडी का वजन है 1 kg। अब मजे से देखिए, इसने कहा है कि पहले केस में 1 न्यूटन लगाया जा रहा है, तो 1 न्यूटन आपने लगा दिया, 1 न्यूटन लगा दिया। अब देखिए 1 न्यूटन लगा दिया, अरे भाई, अरे भाई, हमें पता है, हम निकाल चुके हैं एफ एस की जो मैक्सिमम वैल्यू है वो है 2 न्यूटन, मैं निकाल के आया हूं। इसका मतलब ये हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि 2 न्यूटन से अगर तुमने कम फोर्स लगाया, अगर तुमने 2 न्यूटन से कम फोर्स लगाया, पक्की बात है बॉडी नहीं चलेगी, ये गारंटी है, बॉडी नहीं चलेगी। इसका मतलब 2 न्यूटन तक तो चल ही नहीं सकती, तुमने लगाया 1 न्यूटन, चलने का सवाल ही पैदा नहीं होता। लेकिन भाई टेंडेंसी तो आएगी, तुमने कुछ तो लगाया फोर्स, फोर्स लगाते ही मोशन की टेंडेंसी आ जाती है, समझ लेना। फोर्स लगाया मतलब मोशन की टेंडेंसी आई, मोशन की टेंडेंसी आ गई। अब जैसे ही मोशन की टेंडेंसी आ गई, ये बात तो मान लेना कि फ्रिक्शन लगेगा ही लगेगा, फ्रिक्शन लगेगा। हाँ, अलग बात है नहीं चल पाएगी तो स्टैटिक लगेगा, लेकिन लगेगा जरूर। यहाँ पे मोशन की टेंडेंसी आ गई, 1 न्यूटन, बॉडी नहीं चलेगी, चलाने वाला फोर्स आगे है, मतलब यहाँ पे फ्रिक्शन लगेगा पीछे की तरफ। और कैसा लगेगा? एफ स्टैटिक। अच्छा, कितना लगेगा? अरे हम जानते हैं, जानते हैं, अभी लिख के आए हैं कि जब तक बॉडी नहीं चलेगी तब तक फ्रिक्शन बराबर अप्लाइड फोर्स, तो स्टैटिक फ्रिक्शन लगेगा यहाँ पे 1 न्यूटन। बात क्लियर होनी चाहिए, बात क्लियर होनी चाहिए। आओ धीरे धीरे करेंगे, 3 केस लेके आया हूं। अब देखो यहाँ एफ ही लगा दिया 2 न्यूटन, ओहो ये गजब हो गया, ये गजब हो गया। अरे हमारे पास तो डाटा था कि भाई इस बॉडी की कैपेसिटी ये है, चूंकि इसका मास 1 kg है और इसकी कैपेसिटी ये है कि अगर किसी ने इससे कहा कि भाई मैक्सिमम तू कितना फ्रिक्शन ऑफर कर सकता है, कितने देर तक अपने आप को बिना चलाए रोक सकता है, तो वो कह रहा है 2 न्यूटन। 2 न्यूटन से कम में तो हिलता ही नहीं, लेकिन क्वेश्चन बदमाश है, क्वेश्चन ने इस बार लगा भी दिया 2 न्यूटन। ये गजब सिचुएशन आ गई, बॉडी को कंफ्यूज कर दिया। ऐसी जब स्थिति होती है, ऐसी जब स्थिति होती है, कैसी स्थिति कि एफ अप्लाइड बराबर, अगर किसी ने लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर एफ अप्लाई कर दिया तो क्या क्या बात होती है। पहली बात, पहली बात कि यहां जो फ्रिक्शन लगेगा, यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, यानी कि यहां फ्रिक्शन लगेगा एफ एक्स का मैक्सिमम, काइनेटिक नहीं लगा है भाई, एफ एस का मैक्सिमम लगा है, उसको बोलते हैं लिमिटिंग फ्रिक्शन। समझना, जब तुमने भी उतना ही फोर्स लगा दिया जितने उसके स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू थी, तो यहाँ फ्रिक्शन लगेगा वही स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के बराबर, लिमिटिंग फ्रिक्शन, पहली बात। दूसरी बात, ये कंडीशन है जस्ट मूव। अच्छा, इसका क्या मतलब होता है कि एक्सेलरेशन तो बिल्कुल 0 होगा, और क्वेश्चन इसको कभी कभी कहता है ऑन द वर्ज, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग, ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग। तो 4 मतलब हैं इसके। ए बराबर 0 दिख जाए, हम समझ लेंगे वहां पे एफ अप्लाइड बराबर एफ लिमिटिंग है। बॉडी जस्ट मूव हो तब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है, बॉडी ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग हो तब भी लिमिटिंग फ्रिक्शन लगता है। अब 2 न्यूटन आगे है तो इस बात की पूरी गारंटी है कि मेरा जो फ्रिक्शन होगा, होगा तो एफ लिमिटिंग और होगा पीछे। एफ लिमिटिंग का एक और नाम है, तुम जानते हो, एफ एक्स की मैक्सिमम वैल्यू।
है तो स्टैटिक ही, है तो स्टैटिक ही, लेकिन इसको कहा जाता है लिमिटिंग, क्योंकि स्टैटिक की मैक्सिमम है। अब देखो बदमाशी, अब इसने क्या किया, अपने फोर्स को ज्यादा लगा दिया। कितना लगा दिया भाई, तो 2.5 न्यूटन। और हमारे पास व्यवस्था थी, हम ये देख रहे थे कि बॉडी अपने आप को रोक के रखेगी, रोक के रखेगी कब तक, जब तक 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स एग्जिस्ट न हो जाए। अब 2 न्यूटन से ज्यादा फोर्स, यहां तो 2.5 लगा दिया, 2 न्यूटन ही ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइड हो गया था। तो पहली बात यहां जो फ्रिक्शन लगेगा वो लगेगा काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन लगेगा, क्योंकि यहां अब मोशन शुरू है, मोशन शुरू है, मोशन शुरू है। इससे पहले वाले में ऑन द वर्ज ऑफ स्लाइडिंग था, मोशन शुरू होने वाला था, यहां तो मोशन शुरू हो गया है। मोशन शुरू होते ही जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन, मतलब यहां लगेगा काइनेटिक फ्रिक्शन। और हम देख के आए हैं कि भाई काइनेटिक फ्रिक्शन का हमारा जो इसमें रिलेशन आया था, एफ के जो हमने निकाल के रखा था म्यू के इंटू एन, और वो आया था 1.5 न्यूटन, 1.5 न्यूटन हम ये निकाल के आ चुके हैं। अच्छा, ये काइनेटिक फ्रिक्शन की एक खासियत है, ये कांस्टेंट होती है, ये कांस्टेंट होती है। तो भाई यहाँ फ्रिक्शन कितना लगेगा, तो पहली बात 1.5 न्यूटन। मोशन आगे की तरफ है तो जो काइनेटिक फ्रिक्शन होगा वो पीछे की तरफ होगा। तो पीछे क्या लगा, काइनेटिक फ्रिक्शन कितना लगा, 1.5 न्यूटन का। अब एक मजेदार बात बताता हूं, पीछे का फोर्स 1.5 न्यूटन, आगे का फोर्स 2.5 न्यूटन। इसका मतलब आगे का फोर्स ज्यादा है, इसीलिए आगे की तरफ एक्सीलरेशन भी हो सकता है। सोचो, आगे का फोर्स ज्यादा है, पीछे का फोर्स कम है, इसीलिए एक्सीलरेशन होगा। कोई कहे कितना एक्सीलरेशन होगा, तो बिल्कुल निकाला जा सकता है, अभी उसको निकाल देता हूं। देखो एक्सीलरेशन कोई पूछेगा, तुम जीनियस हो, कहोगे ए बराबर नेट फोर्स, 2.5 में से 1.5 घटाओगे और मास से डिवाइड कर दोगे, मास तुम जानते ही हो कितना है 1। तो ये एक्सीलरेशन कितना आ गया, ये एक्सीलरेशन आ गया तुम्हारे पास 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। मतलब यहाँ इस केस में बॉडी में एक्सीलरेशन भी हो रहा है 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब फ्रिक्शन वाले सवाल में एक्सीलरेशन भी होगा, और हमको वही न्यूटन्स के लॉ लगा के एक्सीलरेशन निकालने हैं। तो ये 3 कहानी आपको समझ में आनी चाहिए कि कैसे कैसे कब बॉडी चलना शुरू कर रही है, कब नहीं करेगी, ये सारा केस अपने को देखना है। समझ में आया तो Y टाइप करिए, समझ में आया तो Y टाइप करिए। अब जिसको दिक्कत है वो डी टाइप करे और रुके, बाकी लोग जा सकते हैं। जरूरत पड़े तो एक बार जरूर इसको रिवाइज कीजिए। हैंड आउट भेज रहा हूँ थोड़ी देर में। हैंड आउट भेजने में समय लगता है क्योंकि ये इसको कन्वर्ट करना पड़ता है। थैंक यू।